Hi everyone, this is Kiran Angural. Welcome to my channel, and in this video we will be discussing the first chapter of Indian polity by M. Lakshmikant, that is historical background. So without any delay, let's get started. Firstly, Britishers came to India in 1600 when Queen Elizabeth उन्होंने एक चार्टर इशू किया था इनको कि आपको एक्सक्लूसिव राइट है टू ट्रेड इन इंडिया. ओके, तो ये 1600 में ये चीज़ हुई. देन 1765 में दैट इज आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है. ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वहीं पे इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स मिल जाते हैं ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ये तीन रीजन्स के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. देन कंपनी रूल स्टार्ट हो जाते हैं. देखिए, अब हम इसको दो फेजेस में पढ़ेंगे. फर्स्टली कंपनी रूल आता है 1773 टू 1858 एंड देन क्राउन रूल आता है, दैट इज ब्रिटिशर्स का जो रूल आता है वो आता है 1858 टू 1946, सॉरी 1947, एंड उसके बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. अगर हम बात करते हैं कंपनी रूल की, तो यहाँ पे रूल कंपनी कर रही होती है, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही होती है. बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो पावर जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स होते हैं उनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. उसी के लिए ये कुछ एक्ट्स आते हैं. जैसे फर्स्ट एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. उसके बाद में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781. देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. उसके बाद कुछ चार्टर एक्ट्स आते हैं और उसके बाद में कंपनी रूल खत्म हो जाता है आफ्टर 1857 रिवॉल्ट. ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर देते हैं थ्रू 1858 एक्ट. ठीक है, एंड खुद जो है वो अज्यूम कर लेते हैं इसका जो भी कंप्लीटली जो गवर्नेंस है इंडिया की वो खुद अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1858 में. तो वही चीज़ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब रेगुलेट करने होते हैं फंक्शंस, तो यहाँ पे ये रेगुलेशन का काम स्टार्ट करते हैं. तो इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फर्स्ट थिंग. एंड अब रेगुलेट करने हैं अफेयर्स, तो रिकोगनाइज करेंगे ना पहले कि आपके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं, उनको रिकोगनाइज किया कि हाँ ये आपके फंक्शंस हैं, उसके बाद ये रेगुलेट करेंगे. तो यहाँ पे रिकोगनाइज किया गया इनको. यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस एक्ट की जो कि आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा यूपीएससी में. फर्स्ट, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं. उनका थोड़ा सा उपाधि जो है थोड़ी बड़ी कर देते हैं. ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा पावर से देते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देते हैं और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उनको सबॉर्डिनेट कर देते हैं टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखना है. सेकेंड चीज़, इन्हीं को असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स के नाम अगर आप याद कर सकें, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल एंड फ्रांसिस. ठीक है, देन यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होती है कैलकाटा में. सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में और कैलकाटा में जो है इस्टेब्लिश होती है. यहाँ पे फर्स्ट एक जो है वो सीजे होते हैं, दैट इज चीफ जस्टिस, एंड 3 जजेस होते हैं. जो फर्स्ट सीजे बनते हैं दैट इज चीफ जस्टिस, वो होते हैं एलिफा एम्फी. तो नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप मार्क कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रही होती है, उसको कह दिया गया कि आप जितने भी आपके रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स चल रहे हैं कंपनी के इंडिया में, तो वो आप रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को जो है वो आप रिपोर्ट करेंगे. तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं. ठीक है, मेन यही चीज़ें हैं. देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है. देखिए, अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं. मतलब वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है उसकी जुरिसडिक्शन क्लियर नहीं होती है. तो उसी चीज़ को सेटल करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाते हैं, दैट इज टू रेक्टिफाई द इफेक्ट्स ऑफ 1773 एक्ट. एंड यहाँ पे कहा जाता है कि जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है दिस इज विद इन कैलकाटा. तो विद इन कैलकाटा रहेगी, किसी और रीजन पे नहीं होगी. एंड ये एडमिनिस्टर करेगी पर्सनल लॉज एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ से इम्यून रखा गया. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774.
यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. फर्स्ट, इट डिस्टिंग्विश्ड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो अब कहा कि कमर्शियल फंक्शंस अब अलग से अलग एक बॉडी जो है वो करेगी, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो अलग से एक डिफरेंट बॉडी जो है वो डील करेगी. तो उसी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया जाता है टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ड्यूल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कौन से एक्ट के तहत सेटअप हुआ था, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट. ठीक है, एंड ये चीज़ कहाँ ख़त्म होती है ये हम आगे देखेंगे. 1858 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो एबॉलिश कर दी जाएगी. ठीक है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही एबॉलिश हो गई तो ड्यूल गवर्नमेंट जो है वो भी एबॉलिश हो जाएगा ना, ये सिस्टम भी खत्म हो गया फिर. तो कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है पहले, जो हमने ऊपर एक्ट में देखा, तो वही मैनेज करेगा. एंड पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. एंड यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनको पावर दी गई टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. आप ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पोजेशंस हैं इंडिया में, तो उसको कहा है कि ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं, अपना हक जमाया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि ये हमको सारा कुछ रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, तो सुप्रीम कंट्रोल कहाँ पे सेटअप होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. ओवर कंपनीज अफेयर्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं. नेक्स्ट, अगर हम चार्टर एक्ट की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, पहले हमने देखा 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आता है. देन इसके ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद इट इज 1793 में आते हैं चार्टर एक्ट. ठीक है, एंड 4 चार्टर एक्ट्स होते हैं. हर एक चार्टर एक्ट के बीच में 20 ईयर्स का गैप होता है. इतनी चीज़ याद रखनी है. अगर हम फर्स्ट चार्टर एक्ट की बात करते हैं जो कि 1793 में था, तो यहाँ पे कहा गया, देखो क्वीन एलिजाबेथ ने जो चार्टर दिया था 1600 में, उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो, उनको सोल राइट है इंडिया में ट्रेड करने का. ठीक है, ये राइट्स जो है इनको 20 ईयर्स के लिए इस एक्ट में एक्सटेंड किया गया कि ये जो मोनोपोली है इनकी, ट्रेडिंग राइट्स हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने की, तो ये 20 ईयर्स तक जो है वो एक्सटेंड करेंगे. सेकेंड चीज़ जो कही गई वो कहा कि ब्रिटिशर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में काम कर रहे हैं जो, तो उनको इंडियन ट्रेजरी से सैलरी दी जाएगी. एंड थर्ड, इन्होंने रेवेन्यू एंड जुडिशरी फंक्शंस को सेपरेट कर दिया. ठीक है, ये चीज़ें आप. नेक्स्ट कम्स 1813 चार्टर एक्ट, तो ये 20 ईयर्स के बाद आता है. इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया. तो मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दी. नाउ ऑल द इंग्लिशमैन को ट्रेड विद इंडिया, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं. मोनोपोली रिटेन की गई इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, कि चाइना के साथ ट्रेड करना जो है वो अभी सोल राइट है ब्रिटिश, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी का है. ठीक है, यहाँ पे इनकी जो मोनोपोली है ट्रेड करने की वो ख़त्म नहीं हुई है. ऑल्सो जो इंडिया के साथ ये टी एंड ओपियम का ट्रेड करते हैं, वो भी मोनोपोली जो है वो ब्रिटिशर्स के पास, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास रहेगी. ठीक है, नॉट ब्रिटिशर्स बट ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड 1813 के चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया कि 1 लाख एनुअली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेजरी से देगी फॉर प्रमोशन ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया. ये भी क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है कहीं पे, तो ये ध्यान में रखेंगे आप. एंड यहाँ पे 1813 के एक्ट में ही सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन डिक्लेयर कर दी जाती है ओवर टेरिटरीज हेल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में पेपर में आ चुकी है ऑलरेडी. तो आपको ये कुछ टर्म्स जो है इनको ध्यान में रखना है. कहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है, सुप्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है ओवर EIC's अफेयर्स, कहाँ पे सॉवरेंटी एस्टैब्लिश कर देते हैं. सॉवरेंटी मतलब कि यहाँ पे कह दिया गया कि जो भी अब मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो है, ये इनकी काउंसिल जो भी रेगुलेशंस बनाएंगी, दे हैव टू बी लेड बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो मतलब यहाँ पे लॉ बनाने की भी जो सॉवरेंटी है वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज 1833. तो 1833 में जो मोनोपोली थी चाइना और टी ओपियम ट्रेड के साथ, वो सब खत्म कर दिया. अब मोनोपोली खत्म हो गई एकदम 1833 में. देन यहाँ पे गवर्नर जनरल जो हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देते हैं. ठीक है, एंड उन्हीं को सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दी जाती है. एंड जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं वो होते हैं विलियम बेंटिक.
विलियम बेंटिक। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, वो कौन थे। ठीक है, एंड नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है 1833 के एक्ट में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस होते हैं एज अ कमर्शियल बॉडी, वो ख़त्म कर देते हैं। नाउ इट वाज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली। ओके, तो कमर्शियल बॉडी भी रही नहीं, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रही है। एंड यहाँ पे ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज हैं, दे विल बी हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। देन 1853 का एक्ट आता है। अब देखो धीरे धीरे करके सेंट्रलाइजेशन ये बढ़ रहा है। यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको धीरे धीरे करके उनका कंट्रोल कम कर रहे हैं, और ब्रिटिशर्स जो है वो अपने पास कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे बोला कि ठीक है 20 ईयर्स और ट्रेड करो, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली मोनोपोली जो है वो ख़त्म किया, लेकिन चाइना और टी ओपियम ट्रेड के साथ रखा। ठीक है, और ये भी कहा कि 1 लाख एनुअली आप एजुकेशन के लिए दोगे। सॉवरेनिटी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई। 33 वाले में कंप्लीट मोनोपोली ट्रेड वाली ख़त्म कर देते हैं, कहते हैं कि बाकी लोग भी जो है वो जाके वहाँ पे ट्रेड करेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, और इसको कमर्शियल बॉडी की तरह ख़त्म कर दिया, इसका फंक्शन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। ये कुछ चीज़ें होती हैं। एंड 1853 का चार्टर एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी होती है, हमने देखा था। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगी ये वाला, कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, वैसे मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है, यहाँ पे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बनी थी 4 मेंबर्स की, टू सपोर्ट और टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉ बना रही थी अभी तक, वही जो है वो एग्जीक्यूशन का भी काम कर रहे थे, गवर्नमेंट का भी काम कर रहे थे। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो अलग अलग किए। तो मतलब लेजिस्लेशन बनाने के लिए एक अलग से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई जाती है 1853 वाले एक्ट में, याद रखना है। एंड यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है वो लाया जाता है सिविल सर्विसेज में, दैट इज इंडियंस जो है वो भी अभी एग्जाम दे सकते हैं, ये फाइन। तो ये चीज़ 1853 में हुई। बट एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 1833 वाले एक्ट में अगर पूछा जाता है, अगर स्टेटमेंट ऐसा हुआ कि इट ट्राई टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वो सही होगा। इट ट्राइड बट इट फेल्ड, और ये सक्सेसफुल कब हुआ था, 1853 में। तो यहाँ पे मैकॉले कमेटी एक आती है 1854 में, वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का सजेशन देती है, और ये फिर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम, अब जैसे ये बना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है इस काउंसिल में। तो 4 मेंबर्स जो हैं दे वर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये चीज़ कही गई। ठीक है, साथ अपने चार्टर एक्ट्स भी खत्म होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए कब थे। ठीक है, उनको सोल ट्रेडिंग राइट्स थे विद इंडिया, क्वीन एलिजाबेथ का जो चार्टर था उसके थ्रू उनको मिले थे। फिर दीवानी राइट्स मिलते हैं थ्रू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है। फिर कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है, और कंपनी रूल तो कर रही होती है, बट ब्रिटिशर्स जो है वो साथ ही साथ कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइनेशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा हमने 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा हमने, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट्स पढ़े 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्राउन रूल। तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से। ठीक है, जब 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना, इस कंट्री को कंट्रोल करना, गवर्न करना। तो उन्होंने डायरेक्टली अपने ऊपर जो है ये एज्यूम कर लिया कि अब ये हमारी ड्यूटी है टू गवर्न दी कंट्री। ठीक है, सो क्राउन रूल जो है स्टार्ट हो गया 1858 से, और 1847 तक चलता है, जिसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। याद रखना है किस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये एक तरह का ब्रिटिशर्स जो है वो थोड़ा उनको पैसिफाई करने के लिए करते हैं लोगों को कि ठीक है अब हम गुड गवर्नमेंट ला रहे हैं आपके कंट्री में, तो अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए।
और इसी एक्ट के थ्रू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश कर दी जाती है। ऑब्वियसली जब उनका रूल ही ख़त्म कर दिया तो उसको एबॉलिश कर देंगे, पावर्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। एंड ये कह दिया गया अभी कि इंडिया विल बी गवर्न बाय हर मैजेस्टी, मतलब डायरेक्टली अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसको गवर्न करेंगे। एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पहले तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज़ करी गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, फिर आप मुझे 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है उसके अंदर फिर क्या करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देते हैं। और फिर अभी क्या 58 वाले एक्ट में वाइसरॉय बना देते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस एक्ट एंडेड ड्यूल गवर्नमेंट। अब जब EIC ख़त्म कर दिया, उसका कॉमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन जो सेपरेट करा गया था तो वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जैसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो होते हैं। सिमिलरली एक और पोस्ट ये क्रिएट करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर रहता है। एंड इसको कंप्लीट कंट्रोल था ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर कमेटी बनती है, काउंसिल बनती है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 15 मेंबर्स की ये काउंसिल बनाई जाती है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब 3 इम्पॉर्टेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते हैं और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है स्टार्ट हो जाता है। अभी ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाते हैं कि भाई इंडिया को अगर हमने गवर्न करना है तो इंडियंस को भी हमको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में लाना पड़ेगा, बिकॉज उनको इंडिया के लैंग्वेज, कल्चर कुछ भी पता नहीं था कैसे ये गवर्न करेंगे हम, तो कुछ इंडियंस की हेल्प उनको चाहिए थी। तो यहाँ से फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 रेगुलेशन, ये 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते हैं। फर्स्ट आता है 1861 में, देन 1892 में एंड देन 1909 में। तीनों आपको याद रखने हैं। जो 1909 का है ये तो बहुत फेमस है, बट बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चलते हैं हम 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पे। तो इसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो स्टार्ट की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसने स्टार्ट की एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट किया। कैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो छीनी गई थी, फर्स्ट हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इनको जो है रेगुलेटिंग पावर, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स इनकी छीन दी गई, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो यहाँ पे ये पावर्स जो है वो रिस्टोर कर देते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी लाते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन भी लाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे कि वाइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाएगा इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और फर्स्ट टाइम जो 3 पर्सन्स को वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया था उनके आपको नाम रट लेने हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, बनारस, पटियाला एंड सर दिनकर राव, तीनों याद रखने हैं। ऑल्सो यहाँ पे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ये कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको पावर्स रिस्टोर कर दी एंड कुछ और प्रोविंसेस में लाइक बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेटअप की जाती है। ऑल्सो वाइसरॉय जो है उनको कहा गया कि वाइसरॉय विल मेक द रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। जैसे अभी प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वैसे ही वहाँ पे कहा गया कि वाइसरॉय जो है वो रूल्स बनाएंगे। एंड ऑल्सो कैनिंग जो होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं। यहाँ ऊपर एक फैक्ट मिस हो गया कि हाँ, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपको याद रखना है। देन हाँ, तो हम यहाँ पहुंचे थे कि वाइसरॉय जो है वही रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस करेंगे एंड पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जो उस टाइम के वाइसरॉय थे। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट, जैसे वाटर डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है या कोई अदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री हो गई, तो इन सबको अलग अलग मिनिस्टर जो हैं वो हैंडल करेंगे। तो ये होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई किस एक्ट में? 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। एंड ऑर्डिनेंसेस जो है इशू करने की पावर भी वाइसरॉय को दी गई। ये सब कुछ चीज़ें थी।
देन आता है 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर दी जाती है थोड़ी ज़्यादा। देखो पहला जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होती है, रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इंडियंस को इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिसेंट्रलाइजेशन करी जाती है, लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको रिस्टोर किया जाता है, ये सब चीज़ें हुई। अब इन्होंने क्या करा, पहले रिप्रेजेंटेशन दी, अब पावर बढ़ा रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो यहाँ पे आप बजट डिस्कस कर सकते हो, याद रखना है वोट नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कस करो, वोट मत करो, ठीक है। एड्रेस कर सकते हो क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट जो आंसर मिला उससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, डिस्कस कर सकते हैं बजट बट नॉट वोट, एंड एड्रेस क्वेश्चंस बट डू नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। दूसरा चीज़ यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की प्रोविजन लाई गई, बट ये वर्ड इलेक्शन कहीं भी यूज़ नहीं हुआ डायरेक्टली, ठीक है। बस इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे, प्रोविज़न क्या है इसकी, कि यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो इंडियंस को लाना है यहाँ पे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स जो है उनको नॉमिनेट करना है, वो करेंगे गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, देन ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, जमींदार्स, चैम्बर्स एक्सेट्रा। सो इन सब की रिकमेंडेशन पे करेंगे। एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यहाँ पे लाया गया, बट वर्ड इलेक्शन कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट कम्स 1909 का मॉले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको मॉले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, आपने याद रखना है। मॉले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के, एंड मिंटो जो है वो वाइसरॉय थे। हमेशा याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले आएंगे इन ऐसे जब कभी नाम आएगा, और वाइसरॉय जो है वो बाद में आएंगे। इसमें सबसे फेमस चीज़ जो कि सबको पता होगी कि 1909 के एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, दैट इज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाई गई, इट लीगलाइज कम्युनलिज्म, दैट इज़ मुस्लिम्स को ओनली मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट करेगी, ये चीज़ यहाँ पे लाई गई। देन यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनको मेंबरशिप जो है वो बढ़ाई गई, पहले 16 था, अभी 60 कर दी, बट हाँ इन्होंने कहा कि ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो है इस काउंसिल में बेशक नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बढ़ाए, लेकिन मेंबर्स जो हैं जिनकी मेजॉरिटी रहेगी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। बट प्रोविंशियल लेवल पे कहा कि आप नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले क्या था आप सिर्फ क्वेश्चन पूछो, तो 12 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप वोट भी कर सकते हो सेपरेट आइटम्स ऑफ बजट, डायरेक्टली बजट को वोट नहीं कर सकते पूरे को एज अ होल, लेकिन कुछ आइटम्स ऑफ बजट जो है उनको सेपरेटली वोट कर सकते हैं। पहले वोटिंग का नहीं था, ठीक है, सिर्फ डिस्कस करने का था पावर। एंड ऑल्सो यू कैन मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट, ये याद रखने हैं 3 पॉइंट। एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंटीग्रेट किया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि कौन से एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को लाया गया था, ये अभी हमने पढ़ा जस्ट 2 मिनट्स पहले, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उनमें किसके थ्रू लाया गया, 1909 एक्ट के थ्रू। और फर्स्ट जो पर्सन आते हैं यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट से ये रटे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड दैट्स इट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की अगर हम बात करते हैं, ये फोर्स में आया था 1921 में, 2 साल के बाद। मॉन्टेग्यू सेंटर फॉर रिफॉर्म्स कहते हैं इनको। एंड इसका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने एम कहा कि हमको ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करनी है। पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो किसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए आ रहा है 1919 का एक्ट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो है सेंटर के, और प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं कि आप इन पे लॉ बनाओगे, प्रोविंसेस जो है वो इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, वो सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया गया। दोनों का बजट सेपरेट कर दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या
थोड़ा सा यहाँ पे फेडरल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे भी पावर्स दी जा रही है। तो बजट अपना है उनका, अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स उनके अपने हैं। फर्दर इन्होंने डायरार्की इंट्रोड्यूस करी प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। डायरार्की मतलब कि जो इनके लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट से प्रोविंशियल लेवल पे, उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट वॉज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, सेकेंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, गवर्नर जो है वो इन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, एंड वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा अपने डिसीजंस के लिए टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स मतलब कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या है कि वो गवर्नर के लिए रिजर्व्ड है, वो डिसीजन लेंगे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो रिजर्व्ड है सब्जेक्ट्स गवर्नर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल जो है इंट्रोड्यूस किया गया, दिस इज डायरार्की, बट ये अनसक्सेसफुल रहा था लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चीज़ करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, यहाँ पे एक तो हमने देखा कि ये सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए, बजट अलग अलग कर दिए, डायरार्की ले आए, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करी गई सेंट्रल लेवल पे, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड ऑल्सो डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑल्सो जो 1909 एक्ट में मौलिक इंटर रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इस चीज़ को एक्सटेंड करके अब सिख कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियंस जो होते हैं, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ये 4 कम्युनिटीज़ को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया कि सिख को सिर्फ सिख ही वोट करेगा, एंग्लो इंडियंस को सिर्फ एंग्लो इंडियंस ही वोट करेंगे, उस तरीके से। एंड यहाँ पे फ्रेंचाइज जो है दैट इज राइट टू वोट से दिया गया, बट वो लिमिटेड पीपल को दिया गया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया डेवलप किया जाता है, सेटअप किया जाता है लंदन में, एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस एक्ट, जो कि 1926 में फिर सेटअप होती है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इस एक्ट में ये भी कहा गया कि 10 ईयर्स के बाद में इस एक्ट की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन लाई जाएगी। उसी के चलते हुए साइमन कमीशन 1927 में आती है, 2 साल पहले ही आ जाती है, ठीक है। ऐसे इसको 1929 में आना था, बिकॉज 10 ईयर्स के बाद आना था, बट ये 2 साल पहले आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ पे इतने सेक्शंस हैं, 321 सेक्शंस, 10 शेड्यूल्स, जो कि याद नहीं रखना है। यहाँ पे याद क्या चीज़ें रखनी है। फर्स्ट थिंग, इट इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया फेडरेशन, जैसे अभी करंटली है ऑल इंडिया लेवल पे फेडरेशन चल रही है, वैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फेडरल लिस्ट अलग से थी, प्रोविंशियल लिस्ट अलग से थी, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग से थे, जो कि वाइसरॉय के पास उनकी पावर थी। बट ये कभी इन प्लेस जो है वो आया ही नहीं, ठीक है, कभी बना ही नहीं वैसा ऑल इंडिया फेडरेशन। देन यहाँ पे डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल हटा दी, एंड डायरार्की एट सेंट्रल लेवल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, याद रखना है। देन बाइकैमरलिज्म पहले इन्होंने कहाँ पर लाया, सेंट्रल लेवल पे, अभी इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे भी बाइकैमरलिज्म ले आए थे। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म ले आए, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दोबारा से एक्सटेंड कर दिया, 1909 में मुस्लिम्स को दिया, देन आगे एक्सटेंड कर दिया 1919 के एक्ट में 4 कम्युनिटीज़ को, और अभी दोबारा से एक्सटेंड कर दिया 1935 एक्ट में। किन किन को दिया अभी, वुमेन, लेबर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस को, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट को। ऑल्सो इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन सी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए बनाई थी 1858 के एक्ट से, ठीक, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और कौन कौन सी बॉडीज यहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, आरबीआई इस्टेब्लिश होती है थ्रू आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, ये इस्टेब्लिश होती है। फेडरल कोर्ट एक इस्टेब्लिश की जाती है 1937 में, एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये भी सेटअप की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। लास्ट वन इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो माउंटबेटन जो थे, इनका प्लान था ये, या 3rd जून प्लान इसको कहा जाता है, जिसके थ्रू इंडिया की पार्टीशन जो है
वो पूरा प्लान बताया गया कि कब जो है इंडिया की पार्टीशन करके इसको इंडिपेंडेंस देनी है। तो याद रखना है कि यहाँ पे वॉइस रॉय की पोस्ट ख़त्म कर दी, लेकिन गवर्नर जनरल की पोस्ट रिटेन रखी कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान जब अलग अलग बनेंगे, दोनों डोमिनियंस बनेगी, दोनों का अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, उसको वीटो पावर भी रहेगी। एंड इसको अपॉइंट कौन करेंगे? याद रखना है कि ब्रिटिश किंग जो है वो अपॉइंट करेगा। ये हमको थोड़ा सा डाउटफुल लग सकता है कि यार ब्रिटिश किंग को ही अभी पावर दी गई है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल को कौन करेंगे नॉमिनेट या अपॉइंट? ब्रिटिश किंग ही करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। ठीक है, जो मतलब जैसे इंडिया डोमिनियन का जो कैबिनेट बना था वो इनको एडवाइस करेंगे एंड ये फर्दर इनको गवर्नर जनरल चूज करेंगे। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को कर लो या इंडिपेंडेंट रहो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर में जो हमें कवर करना था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर हम क्राउन रूल को एक दोबारा क्विक समराइज कर दें एक बार, तो क्राउन रूल में पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट आते हैं 3, 1861 जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, देन 1892 जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर बढ़ाते हैं, बजट डिस्कस कर लो, क्वेश्चंस पूछ लो, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या वोटिंग का नहीं था। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की प्रोविजन आती है बट वर्ड यूज़ नहीं होता। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वोट कर सकते हैं बजट के सेपरेट आइटम्स को, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई? सेपरेट प्रोविंशियल लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट, बजट अलग कर दिया, डायरकी लेके आए प्रोविंशियल लेवल पे, बाइकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पे, एंड एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज लेके आए बट लिमिटेड लोगों के लिए। 1935 एक्ट में क्या होता है? ऑल इंडिया फेडरेशन होती है, डायरकी प्रोविंसेस में ख़त्म कर दी बट सेंटर में ले आए। इलेक्ट्रेट जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट एक्सटेंड कर दिया, ये सब बॉडीज जो बनाई जाती हैं, और बाकी हमने डिस्कस कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू आर liking the content then please do like, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much.